इवान इतने मासूमियत से बोला कि कबीर इवान पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था, ऊपर से उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या बोले अब इसे। तो उसने आखिर मैं कुछ न कह खड़ा हो बर्तन उठा किचन जाने लग जाता है, तो इवान भी उठ उसके पीछे पीछे किचन आ जाता है। तभी उसके किचन आने से कबीर उसकी तरफ देख सवाल करता है, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? कबीर का सवाल सुन इवान मुस्कुराते हुए ही कहता है, ताकि मैं सीख सकूं और अगली बार में ये काम कर सकूं। इवान की बातों को सुन कबीर के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, फिर वो बर्तन धोना शुरू कर देता है। वही इवान उसे देखे जा रहा था, साथ ही देखते हुए सीखने का भी पूरा कोशिश कर रहा था। पर सीखे वो कैसे? उसका नज़र तो बार बार कबीर के पास चला जाता, वही कबीर भी ये नोटिस कर रहा था। वो बर्तन साफ करने के बाद अच्छे से बर्तन को रख देता है, फिर इवान की तरफ देख सवाल करता है, तुम सीख रहे थे या मुझे देख रहे थे? कबीर का ये बात सुनने के बाद वो हकलाते हुए कहता है, मैं सी सीख रहा था। तुम्हें मैं क्यों देखूंगा? जब इवान ये बात कहता है तो कबीर अपने दोनों हाथ को उसके शरीर के दोनों साइड रख उसके जाने का रास्ता ब्लॉक करते हुए कहता है, ओह तुम मुझे क्यों देखोगे? इस बार कबीर बहुत सेडिक्टिवली बोला, तो उसके आवाज को सुनते ही इवान का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो अपने सहमे नजरों से कबीर की तरफ देखने लगा। तभी कबीर उसके नजरों को देखते ही वो भी डूबने लगा था। वो उसके नजरों में डूबते ही अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जाता है और अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख सेडिक्टिवली फेरते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में ही कहता है, क्या हुआ स्वीट हॉट, बोलती क्यों बंद हो गया है तुम्हारा? जब कबीर उसे स्वीट हॉट कहता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसके सामने भूत खड़ा हो। वही कबीर उसके होंठों के करीब आते हुए कहता है, वैसे तुम मुझे चुप अच्छे लगते हो। इतना कहने के बाद वो भी अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है और वो उसके होंठों के करीब जा उसे प्यार से चूमने लगता है। कबीर के होंठों का स्पर्श जैसे ही उसके होंठों पर होता है तो इवान बिल्कुल उसमें डूब सा जाता है। वही कबीर भी इवान के कोमल होंठों को चूमते ही उसे जो एहसास आज तक कभी नहीं हुआ था वो होना शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली चूमने लगते, फिर उसे चूमते ही कबीर उसके शर्ट को खोलना शुरू कर देता है, फिर उसके शर्ट को खोल उसके जिस्म को चूमना शुरू ही करता है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता। तो वो अपने सेंस में वापस आ उससे दूर हो उसकी तरफ एक नज़र देखता है, फिर अपने जेब से फ़ोन को निकाल वहाँ से जाने लगता है। अचानक से कबीर का कोल्ड बर्ताव देख इवान को बहुत बुरा के साथ साथ कबीर पर गुस्सा भी आने लगता है। फिर वो अपने शर्ट के बटन को बंद कर बाहर जाता है तो देखता कबीर हॉल में अपने लैपटॉप को ले बैठा उसमें कुछ काम कर रहा था। तभी इवान उसके पास जा बैठता है तो कबीर उसके तरफ देखता तक भी नहीं। वही कबीर के ऐसे बर्ताव को देख इवान अपने मन में ही कहता है, प्रॉब्लम क्या है इसका? पहले खुद किस करता है, फिर ऐसा प्रिटेंड करता जैसे हम दोनों के बीच सब नॉर्मल है। अपने मन ये कहने के बाद वो कुछ देर तक वेट किया, पर आखिर में गुस्से में वो खड़ा हो रूम के अंदर चला गया। तभी कबीर अपने स्क्रीन से नजर हटा उस कमरे की तरफ देखा, फिर अपने धीमे आवाज में कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? इतना कहने के बाद अपने दिमाग को ठंडा करते हुए वो एक बार फिर से अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता, रात का वक्त हो चुका था। ओब्रॉय मेंशन में आज सान को अकेले सोना पड़ रहा था तो उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वो बस इधर उधर पलटने लगा। आखिर में वो परेशान हो उठकर बैठ जाता है और सामने दीवार पर लगे बड़े से रेहान की तस्वीर को देखते हुए कहता है, क्यों आप मुझे अपना लत लगवा दिए हो? अब आपके बिना मुझे नींद भी नहीं आता है। इतना कहने के बाद वो अपना मुंह फूला लेता है। वही दूसरी तरफ अगस्त्य सोफे पर बैठा अब तक काम करते हुए बार बार सोनाली को देखे जा रहा था। वही दूसरी तरफ सोनाली बस अपने करवट को बदलते हुए इस ख्याल में डूबी थी कि वो कैसे अपने बच्चे को इस बार मरने से बचाए। सोनाली के दिमाग में क्या चल रहा होगा अगस्त्य को बहुत अच्छे से पता था। वो अपने लैपटॉप को बंद कर सोनाली के पास जा बैठ गया तो सोनाली भी करवट लेना बंद कर दी और अगस्त्य की तरफ देखने लग जाती है। तभी अगस्त्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहता है, जान अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, पर बच्चा करने का जिद छोड़ दो। ये सुन सोनाली कहती है, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है उसे मैं फिर मार दूं। मुझे नहीं पता अगस्त्य मेरे साथ क्या होगा बच्चा रखने से, पर मैं इस बार अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी और इस बार मैं आपके लाए किसी भी दवा को नहीं लूंगी। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया या मुझे कोई दवाई दिए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। सोनाली का जिद अगस्त्य के गुस्से को भड़का रहा था, पर अब वो फिर से सोनाली के सामने वो अगस्त्य बन जो प्यार सोनाली के दिल में उसके लिए उमड़ रहा है उसे खत्म नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने प्यार से कहा, सोनाली तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम ये बच्चा नहीं रखोगी। अगस्त्य की बातों को सुन सोनाली कहती है, मेरे साथ ये सब हो रहा है क्योंकि मेरे वजह से मेरी मम्मा को इतना कुछ सहना पड़ा है, इसका सजा तो मुझे भगवान देंगे ही ना, तो फिर मेरा बच्चा क्यों झेले मैं वो इतना बोली ही थी कि अगस्त्य गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया।
उसके तमाचा मारने से सोनाली के आंखों में आंसू भर गया। वही अगस्त्य उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, दोबारा अपनी जुबान से ये सब कहने की हिम्मत मत करना और तुम्हें मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे वही अगस्त्य बन तुम्हारे साथ बर्ताव क्यों ना करना पड़े। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो कमरे से बाहर जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनाली, उसके आंखों से बस आंसू का रेत गिरना शुरू हो जाता है। वही अगस्त्य बाहर निकल गार्डन में जा अपने हाथ को बड़े आलीशान से पेट पर अपने मुक्के से मारते हुए अपने हाथ को घायल करना शुरू कर देता है। जिस हाथ से सोनाली को चांटा मारा था उस हाथ को वो सही सलामत आखिर कैसे रहने दे सकता था। वहीं दूसरी तरफ सान, जिसे नींद नहीं आ रहा था, वो उठ बैठ से नीचे उतर बालकनी के पास जा खड़ा हो गया। तभी उसका नजर अगस्त्य पर पड़ा जो पेड़ पर मुक्के मारते हुए अपने हाथों को जख्मी कर रहा था। ये देख वो घबरा गया, साथ ही बहुत ज्यादा चिंतित भी हो गया था। वो जल्दी से भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया और गार्डन की तरफ जाने लग जाता है। कुछ ही वक्त में वो गार्डन के पास पहुंच गया और उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहने लगा, भैया आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को चोट पहुंचाना बंद कीजिए। ऐसे ही सान ने बहुत कोशिश किया अगस्त्य को रोकने का, तब जाकर अगस्त्य रुका तो सान उससे सवाल करता है, आपको हुआ क्या है भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज कुछ बोलिए। तभी अगस्त्य अपने नम नजरों को उठा सान से कहता है, मैंने आज पहली बार सोनाली पर हाथ उठाया है, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये सुन सान हैरान था। उसे पता था अगस्त्य को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जितना अगस्त्य के बारे में सुना था उससे उसे एक बात अच्छे से पता था, अगस्त्य की बीवी हो या कोई और लड़की, वो कभी किसी लड़की और औरत पर हाथ नहीं उठाता था। तो सान ने अगस्त्य की तरफ देख रीजन जानना चाहा, भैया आपने सोनाली पर हाथ क्यों उठाया। अगस्त्य को समझ नहीं आ रहा था वो रीजन बताए कि नहीं बताए। तभी सान उसे बहुत इंसिस्ट करने लगा तो अगस्त्य कह डाला, सोनाली को बेबी करना है, पर उसके लिए बेबी करना खतरा हो सकता है, पर वो अबॉर्शन ना करवाने की जिद में अड़ी हुई है, ऊपर खुद पर इल्जाम लगा रही है। तो ये सुन आगे का बात सान समझ चुका था। वो गहरी सांस भरते हुए कहता है, भैया आपने हाथ उठाया ये गलत था, पर आप सोनाली से बहुत प्यार करते हैं और उसे खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा किया। प्लीज अब आप अपने आप को हॉट करना बंद करिए और कोई और रास्ता सोचिए जिससे सब ठीक हो जाए। जब से हॉस्पिटल से सोनाली आई थी और अगस्त्य झूठ बोलता और उसमें सोनाली भी नई नई झूठ बोल रही थी, तभी सान समझ गया था जरूर कोई बात है। बहुत देर तक सान अगस्त्य को समझाया, फिर उसे अपने साथ अंदर लेकर आया, फिर उसे बैठने का बोल फास्टेस्ट बॉक्स लेकर आता है और फिर कॉटन निकाल उसके हाथ का ब्लड साफ करने के बाद बैंडेज कर देता है। तभी अगस्त्य सान की तरफ देख कहता है, सॉरी सान, अब मैं तुम्हारी दोस्त को कभी हॉट नहीं करूंगा। अगस्त्य की बातों को सुन सान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन है भैया। दोनों फिर कुछ वक्त तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब अगस्त्य अपने रूम में जाता है तो देखता है सोनाली रोते रोते ही सो चुकी थी। तभी उसके माथे को प्यार से चूम अगस्त्य अपने फोन को निकाल अंजलि को कॉल करता है। अंजलि आराम से सोई हुई थी, पर तभी इतने रात को उसका फोन बजा तो उसका नींद खुल जाता है और वह अपने फोन को उठा स्क्रीन पर अगस्त्य का नाम देखती है तो वह झट से कॉल उठा कहती है, यस सर। तभी अगस्त्य कहता है, अंजलि कोई रास्ता नहीं है जिससे बेबी और सोनाली दोनों सेफ हो जाए। अगस्त्य की बातों को सुन अंजलि थोड़ा सोचते हुए कहती है, सर अगर आप डॉक्टर ध्रुव से बात करें तो शायद वो आपको फॉरेन की डॉक्टर लीजा से बात करवा सकते हैं। वो जल्दी किसी के कांटेक्ट में नहीं आती है, पर वो डॉक्टर ध्रुव के साथ ही स्टडी की है और इस लाइन में वो बहुत अच्छी है। अंजलि की बातों को सुन अगस्त्य कहता है, ओके। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। फिर सोचने लगता है ध्रुव कहाँ होगा और कैसे वो उससे कांटेक्ट करे ताकि डॉक्टर लीजा से उसका बात हो जाए। धीरे धीरे ये रात ऐसे ही बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। जब सोनाली का नींद खुलता है तो उसे बेड पर बुके के साथ एक कार्ड नजर आता है। सोनाली उठा उस बुके को देखती है, फिर कार्ड उठा उसे खोल पड़ती है। सॉरी जान, कल के लिए, और मैं इस बार अपना पूरा कोशिश करूंगा तुम्हें और हमारे बच्चे दोनों को सेव करने का। आई लव यू जान। बुके कार्ड देख सोनाली के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए बेड से जैसे ही उतरती है उसके पैर से पर उसे कोमल सा एहसास होता है तो वह जमीन को देखती है। पूरी जमीन पर गुलाब फूल के पंखुड़ी बिखरे हुए थे। उसे सुबह सुबह ऐसा फील हो रहा था जैसे वो राजकुमारी हो। वो मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही कदमों के बाद वो बाथरूम के दरवाजा को खोल अंदर जाती है तो देखती है बाथटब में भी गुलाब फूल का पंखुड़ी है। ये देख वो मुस्कुराते हुए ब्रश करने जाती है तो उसे पिंक कलर का किट्टी बना क्यूट सा न्यू ब्रश दिखता है और सामने लगे शीशे पर एक नोट लिखा होता है, तुम्हारे चेहरे पर आए मुस्कान को देखने का हक सिर्फ मेरा है, पर इस मुस्कान को कोई और देख रहा है। इस नोट को पढ़ने के बाद शीशे में खुद को देख सवाल करती है, कौन देख रहा है। तभी उसे अपने कपड़े पर कुछ लिखा हुए उसे दिखता है, शीशे में दिख रही तुम्हारी हमशक्ल। ये पढ़ने के बाद वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लग जाती है।
फिर जल्दी से ब्रश कर नहाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य को अच्छे से खाना बनाने भी नहीं आता था, फिर भी लगा हुआ था। उसे नाश्ता बनाता देख सान भी उसका हेल्प करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर फ्रेश हो नाश्ता बना रहा था, तभी इवान अपने गीले बालों में ही किचन आ कहता है, मुझे कॉफ़ी चाहिए। ये सुन कबीर अपने आईब्रो को चढ़ा उसे घूर कर देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, अगर कॉफ़ी पीना है तो खुद बनाओ। ये सुन इरिटेट हो इवान उसे गुस्से में घूर कर देखा, फिर अपने गुस्से से भरे आवाज में कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। इतना कहने के बाद वो जाने को होता है, तभी उसके गीले बाल के वजह से उसके गीले हुए कपड़े को देख कबीर गैस ऑफ कर अपने कदम तेज कर इवान के पास जा उसके हाथ को पकड़ अपने साथ उसे जबरदस्ती रूम के अंदर ले जाने लगता है। तो इवान उसके इस हरकत पर गुस्से में कहना शुरू कर देता है, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे इस हरकत का कंप्लेन करूंगा रेहान के पास। वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, पर कबीर को तो जैसे उसका कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उसके कहे एक एक बात को इग्नोर करते हुए उसे अपने रूम के अंदर ले जा, उसे बेड पर धक्का दे, खुद शीशे के पास जा, हेयर ड्रायर ले इवान के पास जा, हेयर ड्रायर से उसके बालों को सुखाते हुए कहता है, यहाँ तुम मेरा जिम्मेदारी हो, अगर तुम बीमार पड़ जाते हो तो मुझे ही परेशानी होगा, और ऐसे भीगे बालों में धूप में जाओगे तो पक्का बीमार पड़ोगे। भले जिम्मेदारी का नाम से कबीर उसका केयर कर रहा था, पर उसे बहुत अच्छा लगने लगा। कबीर के ऐसे केयर करने से उसके होंठों पर मुस्कान छा गया और वह अपने उसी मुस्कान के साथ बस इस पल को कैद करने का कोशिश करने लगा। वही कबीर का ध्यान बस उसके बालों को सुखाने में था। जैसे ही उसका बाल सूख गया कबीर उससे दूर हो कहता है, अब तुम जहाँ जाना जा सकते हो। ये सुन इवान को बहुत बुरा लगा, वो अपना मासूम सा चेहरा बना कहता है, मैंने मुंबई नहीं देख रखा है, अगर मैं बाहर गया और खो गया तो। ये सुन कबीर उसकी तरफ कठोरता से देख कहता है, तुम्हारे पास मोबाइल और यहाँ का एड्रेस दोनों है तो लोकेशन ट्रैक कर आ जाना। ये सुन अपना और रोंदू सा शकल बना इवान कहता है, अगर फ़ोन को कुछ हो गया या फिर नेट काम नहीं किया तो। इवान के मासूमियत से भरे सवाल को सुन कबीर कहता है, तो बाहर मत जाओ। इतना कह कबीर जाने को होता है, तभी इवान झट से उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, पर मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का आदत है और मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आता है। इतना कहने के बाद अपना मासूम सा चेहरा बना अपने बच्चों जैसे चमकदार आंखों से कबीर की तरफ वो देखने लग जाता है। उसकी चमकदार आंखों से बच पाना मुश्किल था। वो अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल अपने चिड़चिड़े आवाज में कहता है, फाइन, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, पर तुम अभी मुझे कॉफ़ी बनाते हुए देख सीखोगे, क्योंकि मैं सिर्फ आज तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ। ये सुन इवान झट से खड़ा हो मुस्कुराते हुए कहता है, ओके ओके, अब चले कॉफ़ी बनाने। इवान के इस बात को सुन कबीर अपने मन में ही कहता है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे यही कॉफ़ी बनाने के लिए जा रहा हो। अपने मन में इतना कहने के बाद वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और कुछ ही कदमों के बाद किचन के अंदर आ कबीर कॉफ़ी बनाना शुरू कर देता है, साथ ही बनाते हुए सीखने को भी लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी को सच में जॉब का बहुत ज़रूरत था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था सनाया का ऑफर वो एक्सेप्ट करे कि नहीं। वो इसी सोच में खोई थी कि तभी एक छोटी सी बच्ची आ कहती है, जानवी दी, कोई सुंदर सी लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। उन्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे कोई मॉडल हो। बच्ची के बातों को सुनते हुए जानवी के दिमाग में सनाया का ही छवि बनने लग गया। वो झट से खड़ी हो बच्ची के साथ जाने लग जाती है। कुछ ही वक्त में वो अंदर आती है तो चेयर पर सनाया को अपने आंखों में चश्मा लगाए किसी मॉडल की तरह बैठी हुई देखती है, तो उसे देखते ही जानवी का दिल धड़कने लगता है, पर उसका दिल धड़क क्यों रहा था उसे ये बात समझ नहीं आ रहा होता है। उसके तेज कदम धीमे पड़ चुके थे और वह अपने उसी धीमे कदमों के साथ सनाया के पास जा अपने सिर को झुका लेती है। तभी सनाया अपने आंखों से चश्मा हटा उसे देख कहती है, तो क्या सोचा है तुमने? देखो जानवी, तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा, और हाँ, तुम दिन में जब भी कॉलेज जाना चाहो जा सकती हो, पर कॉलेज से आने के बाद तुम्हें अपना पूरा वक्त मेरे साथ बिताना होगा, अपना रात भी, और इसके लिए मैं तुम्हें मंथली 50,000 दूंगी। सनाया तो और देना चाहती थी, पर उसे पता था वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करेगी तो कहीं ना कहीं जानवी को उसके इंटेंशन पर शक होने लगेगा, और सनाया ये नहीं चाहती थी कि जानवी के मन में कोई गलत ख्याल उसके प्रति आए। वही पढ़ाई करने के साथ साथ उसे बस शाम से रात तक के लिए 50,000 इनकम दे रही थी, तो जानवी हैरान हो गई थी और उसे वह अपने हैरानी से देखते हुए कहती ही, ये इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है क्या? जानवी के इस बात को सुनते हुए सनाया कहती है, इससे पहले जो मेरे असिस्टेंट थी उसे मैं फुल टाइम वर्क के लिए 1.5 लाख पर मंथ देती थी, फिर उसके मुकाबले में तुम्हारे एबिलिटी और हाफ टाइम के लिए सही दे रही हूँ। ये सुन जानवी हैरान थी, उसे नहीं पता था इस काम के लिए उसे इतने पैसे मिल सकते हैं। वैसे भी अभी उसे कॉलेज फीस भरना था और उसके पास कॉलेज फीस देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे।
वो झट से कहती है, ओके, मैं ये काम करना चाहती हूँ। जानवी का जवाब जानने के बाद अपने फ़ोन स्क्रीन को ऑन कर टाइम देखते हुए कहती है, जल्दी से अपने कपड़े पैक करो, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। ये सुन जानवी थोड़ा भी देरी न करते हुए भागते हुए पैकिंग करने चली जाती है। वही जानवी के हाँ करने से सनाया बहुत खुश थी। वही वो छोटी बच्ची जो तब से दोनों की बातें सुन रही थी, वो सनाया के पास आ कहती है, क्या मेरे लिए कोई काम है? मुझे ना एक डॉल बहुत पसंद आई है पर मैडम नहीं खरीद देती, और जानवी दी ने भी कहा था जब पैसे आएंगे तो वो खरीद देगी, पर आप मुझे काम दे दो, मैं आपका काम कर दूंगी, बदले में मुझे बस डॉल के पैसे दे दीजिएगा। बच्ची की बातों को सुन सनाया के होंठों पर हल्की मुस्कान छा गई, पर साथ ही उसके चेहरे पर गम भी था। आज तक उसने जो चाहा है उसे मिला है, क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स के साथ साथ बहुत अमीर भी थी, पर आज पहली बार इन बच्चों को देख वो एक अलग ही दुनिया देख रही थी। वो अपने पर्स से पैसे निकाल उस बच्ची की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें काम करने का जरूरत नहीं है, ये लो पैसे, वो खरीद लेना अपने लिए डॉल। ये सुन और पैसे देख बच्ची अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं ले सकती मैं पैसे। जानवी दी कहती है, जो ऐसे पैसे देते हैं वो लोग उन्हें बेचारा समझते हैं, पर दी कहती, हम बेचारे बिल्कुल नहीं है। बच्ची की बातें बहुत प्यारी थी और ये बातें जानवी उसे सिखाई है। ये सुन सनाया को जानवी और पसंद आने लगी थी। तभी सनाया अपने पैसे पर्स के अंदर रख कहती है, मैं छोटे बच्चों से काम नहीं करवाती हूँ स्वीटी, पर तुम पैसे नहीं पर गिफ्ट तो ले सकती हो ना। अगले बार मैं आऊंगी तो सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, और तुम्हारे लिए गिफ्ट में मैं डॉल लेकर ही आऊंगी। जानवी अपना सामान पैक कर आ चुकी थी, और जब सनाया बच्ची से ये बात कह रही थी तो वो सुन चुकी थी, और अब जानवी को सनाया बहुत अच्छी लगने लगी थी। फिर वो सनाया के पास आई तो दोनों फिर बच्ची को बाइक की ओर जाने लग जाती है, पर जाते हुए पहले जानवी मैडम को भी कह देती है। फिर मैडम का परमिशन मिल जाता है तो फिर सनाया के साथ एनजीओ से बाहर निकल जाती है। फिर दोनों ही कार के अंदर जा बैठ जाती है, फिर वहां से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ सोनाली नीचे आती है तो उसे डाइनिंग टेबल के पास अगस्त्य और सान दिखते हैं। सान तो हमेशा की तरह ही था, पर अगस्त्य के चेहरे पर आंटा लगा था और उसके बाल बिखरे हुए थे, साथ ही अपने कपड़ों को भी मसाले से रंग चुका था। अगस्त्य की हालत को देख सोनाली को हंसी आने लगा। फिर वो वहां जा उसे देख सवाल करती है, ऐसा क्या कर रहे थे आप जो अपनी ये हालत बना कर रखे हो आप? ये सुन सान झट से कहता है, मेरा भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे थे इसलिए इनका ये हालत है। इतना कहने के बाद सान एक एक कर सारे डिश दिखाना शुरू कर देता है। सब कुछ सोनाली के मनपसंद का था। ये देख सोनाली हैरान रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था अगस्त्य को खाना में कुछ नहीं बनाना आता है। वो तीनों फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर खाना सोनाली टेस्ट करती है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत यम्मी है। वही सान भी यही कहता है। तीनों फिर बातें करते हुए अपना खाना खत्म कर देते हैं। फिर नाश्ता हो जाने के बाद अगस्त्य कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अंश का आज कॉलेज का पहला दिन था। वो रेडी हो कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ वक्त बाद वो कॉलेज पहुंच कॉलेज के अंदर जैसे ही उसे सीनियर लड़के घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं। एक लड़का उसके बैग को ले उसके बैग से सामान निकाल जमीन पर गिराने लगता है तो अंश बहुत मासूमियत के साथ कहता है, प्लीज ऐसा मत करिए। जब अंश इतने मासूमियत से यह बात कहता है तो एक चार्मिंग लड़का उसके पास आ उसके चेहरे पर अपने उंगली को रख कहता है, आप कितने मासूम हो तुम। उसके बोलने की तरीके से उसके ग्रुप के सभी लोग हंसने लगते हैं, पर तभी उस लड़के का नजर अंश के कांपती होंठों पर जाता है। उसका होंठ बहुत लाल था और बिल्कुल किसी लड़की की तरह दिख रहा था। वो अपने अंगूठे से उसके होंठों को छूने लग जाता है। तभी उसे उसके होंठों का कोमलता का एहसास होता है तो उसे बहुत अजीब सा खुद में कुछ होता है। फिर वह झट से अपने हाथ को उससे हटा सभी की तरफ देख कहता है, हो गया अब सब चलो। अब ऑर्डर उसने दिया था तो किसी का उसके ऑर्डर को ना मानने का हिम्मत तो था नहीं, तो सभी वहां से जाने लग जाते हैं। तो वो अपने बिखरे बुक कॉपी पेन वगैरह को देख झुक वो एक एक कर उठा अपने बैग में डालना शुरू कर देता है। तभी एक चासमिस उसके पास आ उसका हेल्प करते हुए उससे सवाल करता है, क्या तुम एमसीए करने आए हो? ये सुन वो लड़के की तरफ देख कहता है, हाँ। अंश का जवाब सुन वो लड़का झट से कहता है, मैं भी। वैसे ये लोग पहले दिन मुझे तो और तंग किए थे पर तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ दिए। ये सुन अंश अपने बैग को पैक कर अपने कंधे पर डाल बहुत मासूमियत से कहता है, हम लोगों को कंप्लेन करना चाहिए। ये सुन अफसोस से भरा सांस भरते हुए वो लड़का कहता है, कोई फायदा नहीं है, ये कॉलेज उस लड़के के डैड का ही है। ये सुनने के बाद अंश को समझ आता है ये लोग इतने खुलेआम रैगिंग क्यों कर रहे हैं। तभी वो लड़का कहता है, मेरा नाम नक्श है और तुम्हारा? लड़के का सवाल सुन अंश मुस्कुराते हुए कह देता है, अंश। फिर दोनों क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं और एक साथ ही बैठ जाते हैं। कुछ वक्त के बाद प्रोफेसर आ चुके थे तो क्लास स्टार्ट हो जाता है।
धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। 12 घंटे पूरे हो चुके थे। प्राइवेट जेट ऑस्ट्रेलिया लैंड होता है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद रेहान ऋतिक दोनों ही पहले होटल जा अपने अपने रूम का की ले लेते हैं और अपने रूम में जा फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद रेहान अपने रूम में अपने कपड़े पहन बेड पर जा बैठने के बाद सान को कॉल कर देता है। सान सोनाली के साथ ही उसका बहुत अच्छे से केयर कर रहा था। सान के ऐसा करने से सोनाली को बहुत अजीब लग रहा था और सान उसका इतना केयर क्यों कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। वो केयर कर रहा था तभी उसका फ़ोन बजा तो वो अपने फ़ोन को उठा। रेहान का कॉल आता देखा तो समझ गया, फिर वो फ़ोन ले साइड में चला जाता है बात करने। जैसे ही कॉल पिक हुआ रेहान का अट्रैक्टिव आवाज़ उसे सुनाई दिया, इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें कॉल उठाने में? इवान इतने मासूमियत से बोला कि कबीर इवान पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था, ऊपर से उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या बोले अब इसे। तो उसने आखिर में कुछ न कह खड़ा हो बर्तन उठा किचन जाने लग जाता है तो इवान भी उठ उसके पीछे पीछे किचन आ जाता है। तभी उसके किचन आने से कबीर उसकी तरफ देख सवाल करता है, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? कबीर का सवाल सुन इवान मुस्कुराते हुए ही कहता है, ताकि मैं सीख सकूं और अगली बार में ये काम कर सकूं। इवान के बातों को सुन कबीर के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, फिर वो बर्तन धोना शुरू कर देता है। वही इवान उसे देखे जा रहा था, साथ ही देखते हुए सीखने का भी पूरा कोशिश कर रहा था। पर सीखे वो कैसे? उसका नज़र तो बार बार कबीर के पास चला जाता, वही कबीर भी ये नोटिस कर रहा था। वो बर्तन साफ करने के बाद अच्छे से बर्तन को रख देता है, फिर इवान की तरफ देख सवाल करता है, तुम सीख रहे थे या मुझे देख रहे थे? कबीर का ये बात सुनने के बाद वो हकलाते हुए कहता है, मैं मैसी सीख रहा था। तुम्हें मैं क्यों देखूंगा? जब इवान ये बात कहता है तो कबीर अपने दोनों हाथ को उसके शरीर के दोनों साइड रख उसके जाने का रास्ता ब्लॉक करते हुए कहता है, ओह तुम मुझे क्यों देखोगे? इस बार कबीर बहुत सेडिक्टिवली बोला तो उसके आवाज़ को सुनते ही इवान का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो अपने सहमे नज़रों से कबीर की तरफ देखने लगा। तभी कबीर उसके नज़रों को देखते ही वो भी डूबने लगा था। वो उसके नज़रों में डूबते ही अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जाता है और अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख सेडिक्टिवली फेरते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज़ में ही कहता है, क्या हुआ स्वीट हॉट, बोलती क्यों बंद हो गया है तुम्हारा? जब कबीर उसे स्वीट हॉट कहता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसके सामने भूत खड़ा हो। वही कबीर उसके होंठों के करीब आते हुए कहता है, वैसे तुम मुझे चुप अच्छे लगते हो। इतना कहने के बाद वो भी अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है और वो उसके होंठों के करीब जा उसे प्यार से चूमने लगता है। कबीर के होंठों का स्पर्श जैसे ही उसके होंठों पर होता है तो इवान बिल्कुल उसमें डूब सा जाता है। वही कबीर भी इवान के कोमल होंठों को चूमते ही उसे जो एहसास आज तक कभी नहीं हुआ था वो होना शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली चूमने लगते, फिर उसे चूमते ही कबीर उसके शर्ट को खोलना शुरू कर देता है। फिर उसके शर्ट को खोल उसके जिस्म को चूमना शुरू ही करता है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता तो वो अपने सेंस में वापस आ उससे दूर हो उसकी तरफ एक नज़र देखता है, फिर अपने जेब से फ़ोन को निकाल वहाँ से जाने लगता है। अचानक से कबीर का कोल्ड बर्ताव देख इवान को बहुत बुरा के साथ साथ कबीर पर गुस्सा भी आने लगता है। फिर वो अपने शर्ट के बटन को बंद कर बाहर जाता है तो देखता कबीर हॉल में अपने लैपटॉप को ले बैठा उसमें कुछ काम कर रहा था। तभी इवान उसके पास जा बैठता है तो कबीर उसके तरफ देखता तक भी नहीं। वही कबीर के ऐसे बर्ताव को देख इवान अपने मन में ही कहता है, प्रॉब्लम क्या है इसका, पहले खुद किस करता है फिर ऐसा प्रिटेंड करता जैसे हम दोनों के बीच सब नॉर्मल है। अपने मन ये कहने के बाद वो कुछ देर तक वेट किया पर आखिर में गुस्से में वो खड़ा हो रूम के अंदर चला गया। तभी कबीर अपने स्क्रीन से नज़र हटा उस कमरे की तरफ देखा, फिर अपने धीमे आवाज़ में कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? इतना कहने के बाद अपने दिमाग को ठंडा करते हुए वो एक बार फिर से अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता, रात का वक्त हो चुका था। ओब्रॉय मेंशन में आज सान को अकेले सोना पड़ रहा था तो उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रहा था तो वो बस इधर उधर पलटने लगा। आखिर में वो परेशान हो उठकर बैठ जाता है और सामने दीवार पर लगे बड़े से रेहान की तस्वीर को देखते हुए कहता है, क्यों आप मुझे अपना लत लगवा दिए हो? अब आपके बिना मुझे नींद भी नहीं आता है। इतना कहने के बाद वो अपना मुंह फूला लेता है। वही दूसरी तरफ अगस्त्य सोफे पर बैठा अब तक काम करते हुए बार बार सोनाली को देखे जा रहा था। वही दूसरी तरफ सोनाली बस अपने करवट को बदलते हुए इस ख्याल में डूबी थी कि वो कैसे अपने बच्चे को इस बार मरने से बचाए। सोनाली के दिमाग में क्या चल रहा होगा अगस्त्य को बहुत अच्छे से पता था। वो अपने लैपटॉप को बंद कर सोनाली के पास जा बैठ गया तो सोनाली भी करवट लेना बंद कर दी और अगस्त्य की तरफ देखने लग जाती है। तभी अगस्त्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहता है, जान अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, पर बच्चा करने का जिद छोड़ दो। ये सुन सोनाली कहती है, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है उसे मैं फिर मार दूं।
मुझे नहीं पता अगस्त्य मेरे साथ क्या होगा बच्चा रखने से, पर मैं इस बार अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी और इस बार मैं आपके लाए किसी भी दवा को नहीं लूंगी। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया या मुझे कोई दवाई दिए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। सोनाली का जिद अगस्त्य के गुस्से को भड़का रहा था, पर अब वो फिर से सोनाली के सामने वो अगस्त्य बन जो प्यार सोनाली के दिल में उसके लिए उमड़ रहा है उसे खत्म नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने प्यार से कहा, सोनाली तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम ये बच्चा नहीं रखोगी। अगस्त्य के बातों को सुन सोनाली कहती है, मेरे साथ ये सब हो रहा है क्योंकि मेरे वजह से मेरी मम्मा को इतना कुछ सहना पड़ा है, इसका सजा तो मुझे भगवान देंगे ही ना, तो फिर मेरा बच्चा क्यों झेले मैं इस। वो इतना बोली ही थी कि अगस्त्य गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उसके तमाचा मारने से सोनाली के आंखों में आंसू भर गया। वही अगस्त्य उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, दोबारा अपनी जुबान से ये सब कहने की हिम्मत मत करना और तुम्हें मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे वही अगस्त्य बन तुम्हारे साथ बर्ताव क्यों ना करना पड़े। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो कमरे से बाहर जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनाली उसके आंखों से बस आंसू का रेत गिरना शुरू हो जाता है। वही अगस्त्य बाहर निकल गार्डन में जा अपने हाथ को बड़े आलीशान से पेट पर अपने मुक्के से मारते हुए अपने हाथ को घायल करना शुरू कर देता है। जिस हाथ से सोनाली को चांटा मारा था उस हाथ को वो सही सलामत आखिर कैसे रहने दे सकता था। वहीं दूसरी तरफ सान जिसे नींद नहीं आ रहा था वो उठ बैठ से नीचे उतर बालकनी के पास जा खड़ा हो गया। तभी उसका नजर अगस्त्य पर पड़ा जो पेड़ पर मुक्के मारते हुए अपने हाथों को जख्मी कर रहा था। ये देख वो घबरा गया, साथ ही बहुत ज्यादा चिंतित भी हो गया था। वो जल्दी से भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया और गार्डन की तरफ जाने लग जाता है। कुछ ही वक्त में वो गार्डन के पास पहुंच गया और उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहने लगा, भैया आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को चोट पहुंचाना बंद कीजिए। ऐसे ही सान ने बहुत कोशिश किया अगस्त्य को रोकने का, तब जाकर अगस्त्य रुका तो सान उससे सवाल करता है, आपको हुआ क्या है भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज कुछ बोलिए। तभी अगस्त्य अपने नम नजरों को उठा सान से कहता है, मैंने आज पहली बार सोनाली पर हाथ उठाया है, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये सुन सान हैरान था। उसे पता था अगस्त्य को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जितना अगस्त्य के बारे में सुना था उससे उसे एक बात अच्छे से पता था, अगस्त्य की बीवी हो या कोई और लड़की वो कभी किसी लड़की और औरत पर हाथ नहीं उठाता था। तो सान ने अगस्त्य की तरफ देख रीजन जानना चाहा, भैया आपने सोनाली पर हाथ क्यों उठाया। अगस्त्य को समझ नहीं आ रहा था वो रीजन बताए कि नहीं बताए। तभी सान उसे बहुत इंसिस्ट करने लगा तो अगस्त्य कह डाला, सोनाली को बेबी करना है पर उसके लिए बेबी करना खतरा हो सकता है, पर वो अबॉर्शन न करवाने की जिद में अड़ी हुई है, ऊपर खुद पर इल्जाम लगा रही है। तो ये सुन आगे का बात सान समझ चुका था। वो गहरी सांस भरते हुए कहता है, भैया आपने हाथ उठाया ये गलत था, पर आप सोनाली से बहुत प्यार करते हैं और उसे खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा किया। प्लीज अब आप अपने आप को हॉट करना बंद करिए और कोई और रास्ता सोचिए जिससे सब ठीक हो जाए। जब से हॉस्पिटल से सोनाली आई थी और अगस्त्य झूठ बोलता और उसमें सोनाली भी नई नई झूठ बोल रही थी, तभी सान समझ गया था जरूर कोई बात है। बहुत देर तक सान अगस्त्य को समझाया, फिर उसे अपने साथ अंदर लेकर आया, फिर उसे बैठने का बोल फास्टेस्ट बॉक्स लेकर आता है और फिर कॉटन निकाल उसके हाथ का ब्लड साफ करने के बाद बैंडेज कर देता है। तभी अगस्त्य सान की तरफ देख कहता है, सॉरी सान, अब मैं तुम्हारी दोस्त को कभी हॉट नहीं करूंगा। अगस्त्य की बातों को सुन सान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन है भैया। दोनों फिर कुछ वक्त तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब अगस्त्य अपने रूम में जाता है तो देखता है सोनाली रोते रोते ही सो चुकी थी। तभी उसके माथे को प्यार से चूम अगस्त्य अपने फोन को निकाल अंजलि को कॉल करता है। अंजलि आराम से सोई हुई थी, पर तभी इतने रात को उसका फोन बजा तो उसका नींद खुल जाता है और वह अपने फोन को उठा स्क्रीन पर अगस्त्य का नाम देखती है तो वह झट से कॉल उठा कहती है, यस सर। तभी अगस्त्य कहता है, अंजलि कोई रास्ता नहीं है जिससे बेबी और सोनाली दोनों सेफ हो जाए। अगस्त्य की बातों को सुन अंजलि थोड़ा सोचते हुए कहती है, सर अगर आप डॉक्टर ध्रुव से बात करें तो शायद वो आपको फॉरेन की डॉक्टर लीजा से बात करवा सकते हैं। वो जल्दी किसी के कांटेक्ट में नहीं आती है, पर वो डॉक्टर ध्रुव के साथ ही स्टडी की है और इस लाइन में वो बहुत अच्छी है। अंजलि की बातों को सुन अगस्त्य कहता है, ओके। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। फिर सोचने लगता है ध्रुव कहाँ होगा और कैसे वो उससे कांटेक्ट करे ताकि डॉक्टर लीजा से उसका बात हो जाए। धीरे धीरे ये रात ऐसे ही बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। जब सोनाली का नींद खुलता है तो उसे बेड पर बुके के साथ एक कार्ड नजर आता है। सोनाली उठा उस बुके को देखती है, फिर कार्ड उठा उसे खोल पड़ती है। सॉरी जान कल के लिए, और मैं इस बार अपना पूरा कोशिश करूंगा तुम्हें और हमारे बच्चे दोनों को सेव करने का। आई लव यू जान।
बुकीकार देख सोनाली के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए बैग से जैसे ही उतरती है उसके पैर से पर उसे कोमल सा एहसास होता है तो वह जमीन को देखती है। पूरी जमीन पर गुलाब फूल के पंखुड़ी बिखरे हुए थे। उसे सुबह सुबह ऐसा फील हो रहा था जैसे वो राजकुमारी हो। वो मुस्कुरा